नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए, स्वागत कर लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट सर का। भट्ट सर, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। सर, 27 का अब मेला सजने लगा है। मैं जब 27 की बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी अपना तीसरा विधानसभा चुनाव 2027 में लड़ेंगे। कुछ बड़ी तेज गतिविधियां हुई हैं। मोहन भागवत जी यानी संघ प्रमुख 2 दिन लखनऊ में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की और उसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की टीम में 2 डिप्टी सीएम अगर दिए गए हैं, तो मोहन भागवत जी ने दोनों डिप्टी सीएम यानी मौर्य जी और पाठक जी, इन दोनों से भी मुलाकात की। योगी जी और मोहन भागवत 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद योगी जी के अपने गृहनगर गोरखपुर में एक लंबी मुलाकात हुई। वो मुलाकात 90 मिनट की थी, बंद कमरे की मुलाकात थी। उसके बाद फिर जब अयोध्या में धर्म ध्वजा इसका ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद भी बंद कमरे में योगी और भागवत की मुलाकात हुई। और ये अब फिर 30 मिनट की एक बंद कमरे में मुलाकात हुई, जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं दी गई। सर, मैं ये समझना चाहता हूँ, उसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहन मायावती ने अपनी स्थिति साफ कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी वो अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी अगर सपा और कांग्रेस का कोई गठबंधन होता है तो एक युति वो, दूसरा ध्रुव बहन मायावती और तीसरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। यानी त्रिकोणीय चुनाव अब साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से बहुत ये प्रयास किया गया कि इस तरह का एक धुंध क्रिएट किया जाए कि बहन जी से उनकी बात चल रही है, बुआ और बबुआ एक बार फिर मिल रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी आस कांग्रेस की तरफ से भी निकल के आ रही थी जब तक, लेकिन बहन जी ने अपना मामला साफ कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, एकला चलो रे। बहन जी ने अपने जन्मदिन के दिन जिस दिन रैली किया था लखनऊ में, वहां से योगी आदित्यनाथ के सरकार की, उनके कामकाज की और खास तौर से बसपा से जुड़े हुए स्मारकों का कैसे ध्यान रखते हैं योगी जी, बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और तब से गला जो है वो जला हुआ है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस दोनों का। इन दोनों विषयों पर बात करेंगे सर। सबसे पहले तो मैं ये शुरू करूंगा कि ये भागवत जी एक साथ योगी जी से मिले, ठीक है, कप्तान से मिल लिए, 2 डिप्टी जो सीएम हैं उनसे भी मिले, और यहाँ पर पाठक जी जो है वो बटुकों को अपने यहाँ बुला के और कहते हैं शिखा खींचना जो है वो बड़ा गलत काम है। और वहां योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे अभी मुक्तेश्वरानंद को वो समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, सुना रहे हैं, जो भी है। ये क्या स्थितियां हैं? क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2027 के लिए संघ कमर कस चुका है उत्तर प्रदेश में? ये तमाम मुलाकातें क्या कहती हैं? देखिए, दोनों लोग ठीक कर रहे हैं। जो योगी जी कह रहे हैं मुक्तेश्वर के बारे में, मैं उनको कहता हूं कि वो रोमन कैथोलिक शंकराचार्य हैं, वो हिंदू शंकराचार्य नहीं है। और जो ब्रजेश पाठक कर रहे हैं वो भी अपनी जगह जो 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 नीति है, रणनीति है, वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही उनके ऊपर जातिगत और वर्गगत आधार पे उनके ऊपर आक्रमण शुरू हो गया था। चार कालिदास मार्ग पे जो मुख्यमंत्री का जो जो आधिकारिक आवास है, जब वहां पे वो शिफ्ट हुए थे, तब समाजवादी पार्टी की ओर से यह फैलाया गया था कि मुख्यमंत्री ने उस आवास को गंगा जल से धुलवाया है, क्योंकि अखिलेश यादव एक शूद्र है, एक बैकवर्ड है। ये सब उल-जलूल कहानी उन्होंने खुद खुद चलाई गई थी। जबकि ये एक सामान्य परंपरा है, जब भी आप किसी नए आवास में जाते हैं, तो उस घर में गृह प्रवेश परंपरा होती है। वो एक 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 वो जिसको कहते हैं हाउस वार्मिंग सेरेमनी। और जो लोग वास्तु को जानते हैं और जो लोग योग और पातंजलि को सूत्र को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हर स्थान का एक एनर्जी फील्ड होता है, एक ऊर्जा होती है। अभी नवरात्रि आने वाली है, आप अपने घर में अगर कलश की स्थापना करेंगे, तो वहाँ पे उस कक्ष में फिर एक देवता होगी। उस कमरे में बैठ के कोई बीड़ी नहीं पिएगा, उस कमरे में कोई जो है जूता पहन के नहीं जाएगा। तो जहाँ देवता वहाँ देवता। और हम जो, तो ये हमारा सीधा कॉन्सेप्ट है। जहाँ डिविनिटी होगी वहाँ डिवाइन होगा। कलश की स्थापना जहाँ होगी वो बहुत शुद्ध स्थान होगा, और एक बहुत ही डिवाइन ऊर्जा से वो युक्त क्षेत्र होगा।
योगी जी एक 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 मंच के एक मठ के प्रमुख हैं। उस मठ की अपनी एक प्राचीन परंपरा है। सन्यासियों का जीवन सामान्य व्यक्ति से बहुत भिन्न होता है। आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि सन्यासियों के जीवन को निकट से नहीं जानना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि ये तो हम जैसे हैं, वो आप जैसे नहीं है। और एक बहुत मशहूर पुस्तक है स्वामी अखंडानंद की, चित्त शक्ति विलास। तो ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में लोगों को पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। करजट एक जगह है बम्बई के आगे महाराष्ट्र में, वहां पे उनका आश्रम है। चित्त शक्ति विलास, उसमें ऊर्जा क्षेत्र क्या होता है। तो तो योगी जी के ऊपर ये हमला तब से जारी है। और इसको घुमा फिरा के लगातार कहा गया। फिर जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे, तब उस समय सारे वामपंथी जो है वो सब वेद के बड़े ज्ञानी बन गए थे। वो बताने लगे थे कि साहब ये तो जो है सनातन की महान परंपराओं के विरुद्ध है, और मंदिर अभी पूरा नहीं है और कैसे आपने शुरू कर दिया। कोई कोई उसमें बताने लगा कि साहब इसमें तो जो है जो शुभ मुहूर्त नहीं निकाला गया है। सब जोशी भी हो गए थे, सारे वामपंथी जोशी हो गए थे। और सब जो है सनातन धर्म को, जो जो अपने स्थापना काल से सनातन धर्म की जड़ों में माठा कर रहे थे, वो एक आए सबसे बड़े सनातन धर्म के संरक्षक बन गए। फिर उसके बाद अयोध्या का फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। फिर कहा गया कि ये तो सवर्णों बनियों ब्राह्मणों की पार्टी है, ये तुम्हारा आरक्षण खा जाएगी, संविधान समाप्त कर देगी। और उसके बाद और इनको लगा कि अब तो बीजेपी बहुत कमजोर हो गई। राहुल गांधी ने कहना शुरू किया नरेंद्र मोदी का मनोबल टूट गया है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन बीजेपी ने 24 में हरियाणा जीता, 24 में महाराष्ट्र जीता, फरवरी 25 में दिल्ली को जीता, नवंबर 25 में बिहार जीता। उसके बाद अभी 2026 में महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। बम्बई नगर महापालिका में बीजेपी का मेयर हो गया। और इसके पहले केरल के नगर निकाय चुनाव में शानदार सफलता मिली बीजेपी को। अभी इसी साल इसी महीने तेलंगाना के नगर निकाय चुनाव में कई जगह बीजेपी का मेयर हुआ। तो अब 2027 को लेकर के जाति के मुद्दे पर घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। और ये काम चल रहा था, बीच में चर्चा में नहीं आया, तो हम लोगों को लगा कि मामला ठंडा हो गया है। अगर बीजेपी के पीछे 40% हिंदू मतदाता वर्ग अपने जातीय भेद को भुला करके अगर इकट्ठा हो जाएगा, 40 से 45% या इवन 49, 80, 50%, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का नाम लेवा क्या बचेगा यूपी में? बस इसको रोकना है। तो अब और इसको रोकने के लिए अभी मुक्तेश्वर को आपको आगे किया गया। अभी मुक्तेश्वर ने प्रयागराज के माघ मेले में टकराव, मजबूर किया पुलिस को कि टकराव हो। उनसे कहा गया कि मेले में जो व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है कि स्नान घाट से इतनी दूर आप अपनी पालकी छोड़ दें और जाके स्नान कर लें। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पालकी से घाट तक जाऊंगा। स्वामी निश्चलानंद पुरी तीर्थ के शंकराचार्य हैं। वो प्रयागराज आए, स्नान किया, चले गए वापस। खबर तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्या निश्चलानंद से बड़े शंकराचार्य हैं ये? आज भी इनका शंकराचार्य लिखना अब पूरी तरीके से अवैध है। इनके गुरु स्वरूपानंद को कहा जाता था कि ये तो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। वो भी कभी विधिवत शंकराचार्य नहीं बने। हालांकि 90 की कार सेवा में वो आए थे लखनऊ, उन्होंने अयोध्या जाने का प्रयास किया था और मुलायम सिंह की सरकार ने उनको मिर्जापुर के चुनार किले में उनको कैद किया था। लेकिन वो कभी भी खोल करके अयोध्या मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं थे। अब स्वामी मुक्तेश्वर नंद के जरिए यूपी में बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसके बीच में दरार डालने का अब भरपूर प्रयास किया जा रहा है। एक नई फॉल्ट लाइन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ तो राजपूत है और मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए अत्याचार हो रहा है। अखिलेश यादव दिसंबर 2015 में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि 4.5 करोड़ वोटर का नाम कट गया है और 25 करोड़ की आबादी है, 15 करोड़ वोटर है, 4.5 करोड़ वोटर के नाम कट गए हैं। और इसमें बड़ा वर्ग बीजेपी का है। यदि इसको तुरंत संभाला नहीं गया तो बीजेपी का नुकसान होगा। अखिलेश यादव बहुत खुश होकर बोले एसआईआर तो हमारे पक्ष में हो रहा है, अब तो हमारी सरकार आना तय है। अब पिछले 2 हफ्ते से लगातार वो रोज योगी जी का संन्यास के पूर्व का नाम लेते हैं, अजय सिंह बिष्ट बताते हैं। रोज एसआईआर में वो एक नया नुक्स निकालते हैं कि साहब जो है पीडीए के नाम काटे जा रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कल यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया 40 या 45,000 वोट कुल कटे हैं अभी तक। तो उनका जो दावा था कि करोड़ों वोट काट दिए गए, अब वो तो ध्वस्त हो गया। तो अब जो है, और बीजेपी 2024 में फॉल्स नैरेटिव के बल पर बहुत नुकसान उठा चुकी है। उसकी सीटें 33 सीटें रह गई थी। कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को 37 मिल गई, कांग्रेस को 6 मिली, 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 2014 में 76 सीटें मिली थी। तो ये फेक नैरेटिव की वार से जो बीजेपी ने जो चोट खाई है 2024 में, उसकी तैयारी अब इसकी पुनरावृत्ति 2027 में ना हो, उसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। इसलिए मोहन भागवत अभी लखनऊ में थे, उसके पहले गोरखपुर में थे, इसके बाद वो मेरठ जा रहे हैं। जी। किसी के व्यक्ति से कहिए तो वो तो अहंकारपूर्ण भाषा में आपको बताएगा, हमारे प्रमुख का तो ये दौरा 2 साल पहले तय हो गया था, वो हमेशा ये बताते हैं। उनका हर काम 5 साल पहले तय हो जाता है। तो खैर अभी ये उनका आधिकारिक स्टैंड है। उसके बारे में हम क्या सवाल उठाएं। मोहन भागवत जी आए, उन्होंने यूजीसी को हम्म, एड्रेस किया, उन्होंने हिंदुओं के प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हो इसको एड्रेस किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान तो जो है भारत के मूल निवासी हैं, अरब से नहीं आए हैं, इनकी घर वापसी होनी चाहिए, इसको भी उन्होंने एड्रेस किया। तो वो सारे मुद्दे उन्होंने उठाए जिनका 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव में गहरा महत्व है और संदर्भ है। तो ये तो ये जो काम अभी हो रहा है, ये यूपी में अभी डैमेज कंट्रोल हो रहा है। डैमेज कंट्रोल जो हम्म, हो रहा है, जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो अभी किया है प्रयागराज में। उन्होंने आज ही अभी 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वाराणसी में। उन्होंने घोषणा कर दी है, अब वो लखनऊ कूच करने जा रहे हैं। ये जो अलंकार अग्निहोत्री हैं सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के, उन्होंने भी जो है यही कहा है कि ब्राह्मणों के संग बड़ा अत्याचार हो रहा है, और वो भी अविमुक्तेश्वरानंद के चेले हैं। तो ये ब्राह्मण ठाकुर की बाइनरी, ब्राह्मण ठाकुर की जो फॉल्ट लाइन को क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि 2024 में हमने बड़ी संख्या में बीजेपी से शेड्यूल कास्ट का एक वर्ग काट दिया, ओबीसी का एक वर्ग काट दिया, कुर्मी। अगर 2027 में हमने जो है अगर इनसे ब्राह्मण या ठाकुर में या दोनों में एक या दोनों काट दिया तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। और एक हम्म, बात सही है कि जितनी सीटों से बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, 272 चाहिए, 240 मिली, उतनी ही सीटें यूपी में कम हो गई, 33। यूपी में कम हुई, अगर बिल्कुल। इतनी सीटें यूपी में मिल जाती तो उनको लोकसभा में बहुमत मिल जाता। तो ये बहुत पुराना जो हम्म, एडेज है या डिक्टम है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी के थ्रू होके जाता है, ये बात 2024 में साबित हो गई थी। तो अब ये सफलता से बहुत बहुत लबरेज है, सफलता से भरे हुए हैं इंडिया अलायंस के लोग और समाजवादी पार्टी अलायंस के लोग, क्योंकि उनको लगता है कि अब हम बीजेपी को गिरा लेंगे। अगर 9 साल की योगी सरकार की जो परफॉर्मेंस है, जो डिलीवरी है, लॉ एंड ऑर्डर है, बिजली है, गन्ना किसान है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, महिलाएं हैं, युवा हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती है, ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज है। तो सरकार का परफॉर्मेंस का जो अपना रिकॉर्ड है बहुत रोबस्ट है, बहुत मजबूत है, और बहुत मजबूत किया है। लेकिन ये बात अब साबित हो गई है कि इलेक्शन तो नैरेटिव वॉर पे ही लड़ा जाएगा। जो नैरेटिव ठीक है। चलेगा आपके पक्ष में, आपके खिलाफ में, वही इलेक्शन का जो का परिणाम तय करेगा। और हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो हमारा पूरा जो 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 राजनीतिक हायरार्की है, जो ढांचा है, वो कई लेयर का है। टॉप पे लीडर है, फिर कैडर है, फिर वोटर है, फिर फेंसिटर है, और फिर सिंपैथाइजर है। तो हम्म, सिंपैथाइजर और फेंसिटर, अगर इनको हर पार्टी टारगेट करती है इलेक्शन के पहले, अगर इनको आपने अगर 2%, 5% अगर स्विंग हो गया, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल सर। देखिए, ऐसा बिहार में हो चुका है। तो हम्म, अब इनकी कोशिश ये है कि ये जो फेंस सिटर है और जो सिंपैथाइजर है, इसको कैसे बीजेपी से काटा जाए। योगी आदित्यनाथ के पिछले 9 साल के कार्यकाल में कारणों, 3 कारणों से बड़ी संख्या में लोगों का मन बदला है। कि पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, अब गुंडई नहीं है। और यूपी का 75 जिलों में 75 डिस्ट्रिक्ट का एक भी ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है जहां 24 घंटे बिजली अब ना आ रही हो। मैं बिल्कुल। 2009 के चुनाव में गया था गोरखपुर, और गोलघर में एक होटल में ठहरा था। तो दोपहर में वहां पे इतने जनरेटर चल रहे थे कि लग रहा था कि मैं किसी युद्ध क्षेत्र में आ गया हूँ। कट का इतनी आवाज हो रही थी जनरेटर की।
क्या वो जनरेटर आप चलते हैं गोरखपुर में? नहीं चलते हैं ना। 9 साल से नहीं चल रहे होंगे ऐसे जनरेटर। तो ये आपको जनरेटर का शोर आपको कानपुर में, आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में कहीं नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। इसके चलते एक वर्ग क्रिएट हुआ है सिंपैथाइजर का, जो योगी के प्रति, बीजेपी के प्रति सिंपैथी रखता है कि हमको अब तक ये बताया गया था, ये पार्टी मुसलमान विरोधी है, ये पार्टी यादव विरोधी है, ये पार्टी दलित विरोधी है। यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं पिछले 9 सालों में। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है हाँ, बराबर वो से। दिखा नहीं। इसको अटैक करना है कि कैसे ये बीजेपी से विमुख हो, क्योंकि कास्ट आइडेंटिटी एक ऐसा जहर है जहां पे सारे तर्क और तथ्य जो है ढेर हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और अगर देखा जाए तो एक बात ये कही जाती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ के सहायता नहीं मांगी गई थी। नड्डा जी का एक बयान भी आया था कि उनको संघ की जरूरत नहीं है। और क्या 2024 का जो परिणाम आया उसमें ये बात तय हो गई कि संघ की अगर जरूरत नहीं है तो फिर झटका भी आपको लगेगा। और उसी के बाद से आप देखिए, आपने डैमेज कंट्रोल की बात की। मुझे लगता है, या मैं गलत हूं, ये बताइएगा कि क्या डैमेज कंट्रोल संघ ने और खासतौर से संघ प्रमुख ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद करना शुरू किया? क्योंकि गोरखपुर में आके मिले, उसके बाद ध्वजारोहण के बाद 95 मिनट की मुलाकात हुई। कल ये जो लखनऊ में अभी 35 मिनट की मुलाकात हुई। सवाल ये होता है कि संघ क्या ये समझ गया कि भैया आपको हमारी जरूरत हो चाहे ना हो, या आपका बड़बोलापन हो, मैं नड्डा जी के उस बयान की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम तो अपने काम पर लगेंगे, क्योंकि 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। और संघ इस बात को जानता है एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में। तो वो लगा हुआ है, और इस बार कोई रणनीति फेल नहीं होगी। और एक बात आपकी बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने कहा कि भाई देखो, डेवलपमेंट के काम के सामने नरेटिव चाहे झूठा ही सही, लेकिन वो काम कर जाता है। नरेंद्र मोदी का काम कौन मना कर सकता है? लेकिन 24 में झूठा नरेटिव, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये चल गया। ऐसे में संघ अगर वापस जुट गया, जो कि 24 में बहुत सारे हलकों से ये पता लग रहा था कि नहीं संघ एक्टिव रहा, तो ऐसे में बांटने की साजिश हिंदुओं को, वो जो अखिलेश यादव और कांग्रेस की है, वो क्या कामयाब हो पाएगी एक बार फिर? दूसरी चीज, बहन मायावती ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, वो एक अलग हो गई। तो इनके पीडीए में अगर कोई सेंध लगेगी तो बहन मायावती की ही लगेगी। अगर हम ये मान लें कि 24 में लोकसभा में जो बीजेपी को डेंट लगा, उसमें बहुत सारी दलित आबादी भी वो चली गई, या और पिछड़े आबादी भी ज्यादा चले गए सपा की तरफ, और इसलिए उनको रिजल्ट मिल गया। तो अब क्या संघ ने बिल्कुल फूल प्रूफ 24 कैरेट योजना बना लिया है कि कुछ भी हो हम तुम्हें बांटने नहीं देंगे? जी। मायावती जी की देखिए, राजनीति ये किसके लिए आ संघ गई? के संघ के लगभग 4 दर्जन अपने संगठन हैं जिसको वो प्रकल्प कहते हैं। एंसिलरी या उनके अनुषंगिक संगठन हैं। उनका काम केवल उनका काम राजनीति नहीं है। बीजेपी केवल एक उनका संगठन है जो राजनीतिक कार्यों में, जिसका ये 24/7 कार्य है, इलेक्शन लड़ना और पार्टी का काम चलाना। तो संघ ने लोकसभा चुनाव के बाद क्या किया, ये दिखाई पड़ा अक्टूबर 2024 में हरियाणा के चुनाव में। ये दिखाई पड़ा महाराष्ट्र के नवंबर 2024 के चुनाव में। संघ ने माइक्रो मैनेजमेंट जो ग्रास रूट लेवल पे किया, ये दिखाई पड़ा फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। ये दिखाई पड़ा नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और संघ ने क्या किया, क्या कर रहा है, कितना सफल होता है, ये आपको दिखाई पड़ेगा अप्रैल 2026 के बंगाल विधानसभा के चुनाव में। ये आपको दिख जाएगा। ये ये और संघ के लोग जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, उसमें सारे लोग बीजेपी के नहीं होते हैं। उनके तमाम जो संगठन जो समाज के बीच में काम करते हैं, वो केवल जाके लोगों से मिलते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम जो है बीजेपी को वोट दो। दे नेवर से कि योगी को वोट दो। दे नेवर से कि वीरेंद्र नाथ भट्ट जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तुम इसको जितवाओ। वो बंगाल में जो उनकी रणनीति है कि हर व्यक्ति जो जो काम कर रहा है, वो एक वोटर से कम 6 बार मिलेगा। वो बात करेगा, पूछेगा, उनके मन को टटोलेगा, उनके उनके अंदर जो शंकाएँ हैं, आशंकाएँ हैं, जो प्रश्न हैं, उनको भरसक समाधान करने का प्रयास करेगा। ये इनकी कार्य करने की शैली है। और पिछले 70 सालों में संघ को फासीवादी, नाज़ीवादी, न ये सारे यूरोप से आयातित जो कूड़ा-करकट से
जो संघ को समझाने का प्रयास किया गया है, वो सब एकदम फर्जी बकवास था, है। अब लोगों को समझ में आ गया है। जो लोग गाली बकते रहे वो आज लुप्त हो गए और संघ आज कहाँ पहुंच गया। तो संघ का ये है कि तुम अपना काम कर रहे हो गाली देने का, हम अपना काम कर रहे हैं समाज को संगठित करने का, वही काम वो कर रहे हैं। तो संघ का काम तो अपने आप चल ही रहा है। और ये जो अहंकारपूर्ण जो बयान था जेपी नड्डा का 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, उसका बीजेपी को नुकसान हुआ, ये उनको समझ में अब आ गया। ऐसी गलती अब वो नहीं करेंगे। और ये भी मोहन भागवत ने बहुत स्पष्ट किया है कि संघ बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब संघ का दबाव था कि अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को हटाइए। अटल जी ने नहीं हटाया। ब्रजेश मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा, जो इंदिरा गांधी के चाणक्य के रूप में जाने जाते थे, उनके बेटे थे। और ब्रजेश मिश्रा के कांग्रेस कनेक्शन कितने स्ट्रांग है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, 2009 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया। ऐसा क्या है भाई? बीजेपी ने भी नरसिम्हा राव को जो है को भी पुरस्कार दिया, भारत रत्न का, और प्रणब मुखर्जी को भी दिया। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को किस बात के लिए नवाजा था सोनिया गांधी की सरकार ने? तो ये सब चीजें हैं, समस्याएं हैं। तो संघ अपना काम करेगा। और जो संघ के पास जो अपनी संघ और बीजेपी में सबसे अच्छी बात ये है कि स्थापना काल से जो इनका जो फंडामेंटल जो आइडिया है, जो फंडामेंटल एजेंडा है, वो वही है जो 1925 में था। दैट इज राष्ट्र, देश, राष्ट्र प्रथम है, यही एक एजेंडा है। तो और सारे एजेंडे ही सब, ये गंगोत्री, ये सब कुछ ही से निकलता है। डीकोलोनाइजेशन हो, और जो हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, इनको मुफ्त कराना हो, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, और चरित्र का, संस्कार का निर्माण हो, ये सारे काम यही से निकलते हैं। क्योंकि हमने कभी ये सुना नहीं है, तो जैसे ही मैं संघ का नाम लेता हूं, संघ के संग सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि संघ का नाम लेना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। आज भी दिल्ली के एलीट सर्किल में आप ये बैठ के नहीं कह सकते कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक उचित निर्णय था। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा माना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ये आज भी कहा जाता है। तो जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, उसके लिए संघ जाना जाता है। और योगी आदित्यनाथ देश के अब तक के ऐसे पहले नेता हुए हैं जो हर काम वही करते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता। उन्होंने विधानसभा में कहा, मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। उन्होंने कहा कि संभल में जो हमारे तीर्थ स्थान 68 हैं, 54 या 58 मिल गए हैं, हमें अपने चाहिए, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। 19 कूप थे, 19 कूप मिल गए हैं। और संभल में जो हमारा प्राचीन तीर्थ स्थान था, वो योगी हमें आदित्यनाथ चाहिए। को रिस्टोर किया है, और वहां पे परिक्रमा यात्रा शुरू हो गई है। तो अब बिल्कुल। केवल ये चिंता है, अगर योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अगले 5 साल के बाद कोई चर्चा भी नहीं करेगा कि अगला अगला पीएम कौन होगा। चर्चा वो, क्योंकि वो, ही विल बी द ऑब्वियस कैंडिडेट आफ्टर सर्विंग यूपी फॉर 15 ईयर्स। 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, वर्तमान 18वीं विधानसभा है। इन 75-76 सालों में योगी आदित्यनाथ पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। इसके पहले एक कार्यकाल पूरा किया था अखिलेश यादव ने, उसके पहले मायावती ने। कांग्रेस का 47 से लेकर के 89 तक कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और यूपी ऐसे स्टेट के लिए, विकास के लिए, जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दैट योगी हैज प्रोवाइडेड। वो कुछ बिल्कुल यूट्यूबर सर। हमारे लखनऊ में, योगी जी जितनी बार राजभवन जाते हैं उतनी बार वो बोलता है कि वो अपना इस्तीफा लेके जा रहे हैं। एक जोकर है लखनऊ में, यूट्यूबर भाई, मुख्यमंत्री का राजभवन में जाना और गवर्नर से मिलना, ये उनका एक वो संवैधानिक दायित्व है। प्राइम वो मिनिस्टर क्या भी मिलते करिएगा हैं सर? वो लेकिन वो क्या अपना करिए इस्तीफा लेके नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या करिएगा सर? दरअसल वो 8 PM का समय ऐसा है ना कि 8 PM हाँ, हाँ, के बाद जो है वो बैकी बातें निकलती हैं। दर्शक उसको समझ गए होंगे। सर मैं चाहता हूं कि जरा अंतिम 3-4 मिनट, बहन मायावती जी ने जो ये साफ कर दिया कि भई हम तो तीसरा खंभा गाड़ेंगे
और बीजेपी जो है वो पोलर इलेक्शन में शानदार करती है। तो क्या देखिए, अखिलेश यादव 2024 के लिए में जो समस्या ये केवल मायावती नहीं, हाँ, अखिलेश यादव के लिए समस्या जो है वो जो आपका दाढ़ी वाला, बकरी वाली दाढ़ी वाला जो जो ओवैसी है हैदराबाद का, वो भी है। और एक बात अगर समाजवादी पार्टी के लोगों से कहिए तो वो बहुत भड़क जाते हैं। मैं हुँ, कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की आवश्यकता है, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो उसको 2 सीट मिलेगी, अगर गठबंधन में लड़ेगी तो 4 मिल जाएगी। लेकिन सही बात। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की शक्ति केवल कांग्रेस में है। दिल्ली में कांग्रेस केवल इकोसिस्टम कांग्रेस के पास है, उसके पास नेशनल इंटरनेशनल क्लाउड है। वो समाजवादी पार्टी की, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की पिछले 78 सालों में कभी किसी क्षेत्रीय पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णायक भूमिका कभी नहीं रही। ये अलग है कि उनके 2 वोट से सरकार गिर सकती थी, लेकिन हुँ, उनके 2 वोट से सरकार बन नहीं सकती थी। और 89 में जनता दल की सरकार थी, कोalition गवर्नमेंट थी। उसके बाद अटल जी की सरकार रही, उसके बाद जो है देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, कोalition प्राइम मिनिस्टर थे। इंद्र कुमार गुजराल कोalition प्राइम मिनिस्टर थे, अटल जी कोalition प्राइम मिनिस्टर थे, एंड सेम वाज मनमोहन सिंह। तो यूपी में समाजवादी पार्टी की चुनौतियां बहुजन समाज पार्टी है और ओवैसी है। बहुजन समाज पार्टी अगर वेस्टर्न यूपी के क्षेत्रों के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 3,000 4,000 वोट भी काट देगी समाजवादी पार्टी के, तो ये उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और जिस तरीके से ओवैसी ने जो सफलता के झंडे गाड़े हैं अभी नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद अभी महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव में, तो उससे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बेहद चिंतित है, और वो भी 3-4 हजार वोट तो हर असेंबली सीट में काटेगा। तो ये चिंता है। और दूसरी बात, अखिलेश यादव के पास 2022 में उनके पास अलायंस पार्टनर थे, राष्ट्रीय लोकदल था पश्चिम यूपी में, और आपके सुहेल जो समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर थे, ओम अब प्रकाश की बार राजभर थे, बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल, अब की बार दोनों बीजेपी के साथ हैं। तो और बिल्कुल, जो ये 35-37% वोट जो ये पा गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो केवल फेक नैरेटिव के आधार पे पा गए थे। अब की बार वो नहीं चलेगा। और जो ग्रामर है लोकसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव का, वो दोनों में बहुत अंतर होता है, वो अलग बिल्कुल मुद्दे अंतर। होते हैं। बीजेपी की गलती ये थी कि 24 में इन्होंने कहा अब की बार 400 पार। क्यों, किस लिए, क्या करना है 400 पार करके? और उसमें आग में घी डाला। अ, लल्लू सिंह ने, जो फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे, उन्होंने बोल दिया संविधान बदल हमें देंगे। संविधान बदलना है, और वो पूरे देश में चल गया कि हमें संविधान बदलना है। फैजाबाद सीट में ही आता है अयोध्या जिला। तो ये सब चीजें हैं। और तो ये एक-एक शब्द को और बिल्कुल, इलेक्टोरल रणनीति में आपको एक-एक शब्द का ध्यान रखना होता है। और अगले वो चुनाव में भी जाति घृणा जम के फैलाई जाएगी, इसकी तैयारी संघ ने, बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। बिल्कुल सर, और ये दिखाई दे रहा है जिस तरीके से संघ प्रमुख और पूरा आरएसएस 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही उत्तर प्रदेश को लेके इतना फोकस्ड है, इतना समय दे रहे हैं, तो कम से कम अब ये भरोसा तो किया जा सकता है कि संघ के जो काम करने की शैली है, कोई भी फेक नैरेटिव जमीन तक नहीं जा पाएगा। जो गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई, उनके तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से हुई कि उन्हें संघ की जरूरत थी, ये सारी चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि एक काडर वाली पार्टी, एक अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी जरूर सोच रही होगी। सर, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ और उस बहाने 27 के विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बहन मायावती जो कि एक मजबूत स्तंभ है निश्चित तौर पर, और उसके बहाने उत्तर प्रदेश के आगामी जो स्ट्रैटेजी है और उसमें आरएसएस किस तरीके से अब कमर कस चुकी है, और वो खुद नहीं कमर कसती, अपनी तो कसती ही है, दूसरों की भी कस देती है, यानी भाजपा की भी कस देती है। इस पर आपने इतना विस्तृत तरीके से बात रखी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जिस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसी तरह बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और भट्ट सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।